नमस्कार विद्यार्थियों, टाइमलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम बीएफ स्क्रीनर द्वारा प्रतिपादित ऑपरेंट कंडीशनिंग या सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहले स्किनर को समझने के लिए स्किनर के प्रयोगों को समझिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्किनर बॉक्स है। पहला प्रयोग स्किनर ने चूहे पर किया था। आप देख रहे हैं इस बॉक्स में एक चूहा बंद है, कैद है। कहने की जरूरत नहीं है कि इस चूहे को भूखा रखा गया है। यह भूखा है। एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में डाला गया। इस बॉक्स में यहाँ दो लाइटें हैं, एक ब्लू एक रेड। यहाँ ऊपर हवा के लिए छेद हैं, यहाँ पर स्पीकर्स हैं और यहाँ से उसके भोजन की आवक है। करना क्या है इस चूहे को? क्योंकि ये चूहा भूखा है तो खाने की तलाश में यह इधर उधर हाथ पैर मारता है, कभी इधर कभी इधर। जैसे जैसे ये हाथ पैर मारता है, ठीक उसी तरह जैसे पावलोव की बिल्ली किया करती थी। जब यह इधर उधर हाथ पैर मारता है तब क्या होता है कि यहाँ एक लीवर है, वो लीवर दबने से उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। एक बार इस लीवर को दबाने के बाद स्किनर ने क्या किया, जब भी वह लीवर की तरफ बढ़ा, यदि वह लीवर की तरफ बढ़ा तो उसके लिए नीली बत्ती लगाई गई, और जब जब वह लीवर से दूर की तरफ बढ़ा उसके लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया गया। धीरे 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 चूहा ये सीख गया कि इस लीवर को दबाने से मुझे भोजन प्राप्त होगा। स्किनर का दूसरा प्रयोग कबूतर पे, इसे हम पिजन बॉक्स कहते हैं। पिजन बॉक्स, इसे हम पिजन बॉक्स कहते हैं। जिस प्रकार चूहे के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, वही एक्सपेरिमेंट इस कबूतर के लिए की गई। फर्क सिर्फ इतना था कि जब जब कबूतर सही दिशा में जाता तब तब उसे पुनर्बलन के रूप में यहाँ एक दाना दे दिया जाता। उस दाने को प्रदान करने से कबूतर को धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया कि किस दिशा में जाकर मुझे लीवर दबाना है और भोजन प्राप्त होगा। स्किनर ने यह कहा है कि हर व्यवहार के लिए उद्दीपन को अनुबंधित करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रतिक्रियाओं का भी अनुक्रियाओं का भी अनुबंधन कर सकते हैं। इसीलिए उसे इसके सिद्धांत को एसआर थ्योरी विथ रीइंफोर्समेंट कहा जाता है, यानी कि उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत पुनर्बलन सहित। दूसरी चीज, स्किनर ने क्लासिकल कंडीशनिंग यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन को एस टाइप लर्निंग कहा है। एस यानी कि स्टिमुलस, हम पहले पढ़ चुके हैं, और अपनी लर्निंग को, अपने सिद्धांत को उन्होंने टाइप आर कंडीशनिंग या अनुक्रिया अनुबंधन कहा है। इनके सिद्धांत का एक नाम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी है। क्रिया प्रसूत यानी कि क्रिया द्वारा जिसका जन्म हुआ हो, क्रिया करने से जो सिद्धांत जो अधिगम प्राप्त हो रहा हो। इनके द्वारा प्रयोग में लिए गए बॉक्स को स्किनर बॉक्स या पिजन बॉक्स भी कहा जाता है। ऑपरेंट बिहेवियर यानी कि सक्रिय व्यवहार क्या है? देखिए, ऑपरेंट बिहेवियर वह बिहेवियर है which operates upon the environment to generate its own consequences। वह व्यवहार जो कि एनवायरमेंट में, पर्यावरण में क्रियाशील होता है। किसके लिए क्रियाशील होता है? अपने परिणामों को खुद उत्पन्न करने के लिए क्रियाशील होता है। ध्यान से सुनिए, सक्रिय व्यवहार एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण के साथ क्रियाशील रहता है। इसीलिए क्रियाशील रहता है कि वह अपने परिणाम खुद जनरेट कर सके, खुद उत्पन्न कर सके। सबसे
इंपॉर्टेंट पार्ट स्किनर की थ्योरी में है वो है प्लान्ड रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। सबसे पहला बिंदु, अनुक्रिया करना यानी कि रिस्पॉन्स देना प्राणी का एक स्वाभाविक गुण है। क्या है? स्वाभाविक गुण है। जब भी उसे कोई आवश्यकता होती है वह उसके अनुसार क्रियाएं करना प्रारंभ कर देता है या अनुक्रियाएं प्रारंभ कर देता है। दूसरा बिंदु, यदि किसी अनुक्रिया के बाद सफलता प्राप्त होती है, याद कीजिए कहीं और ये सुने सुने से शब्द तो नहीं लगते, हम जांचेंगे इस चीज को। यदि किसी अनुक्रिया के बाद सफलता प्राप्त होती है तो क्रिया करने वाले को पुनर्बलन मिलता है। यदि परिणाम संतोषजनक है तो कुछ कुछ मिलता जुलता सा नहीं लगता। आइए आगे चलते हैं। यदि सफलता प्राप्त होती है तो क्रिया करने वाले को पुनर्बलन मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है और अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है। यदि मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो मम्मी मुझे खिलौना दिलाएगी। यदि 10 में से 8 नंबर लाने पर एक छोटा खिलौना दिलाया गया है तो 100 में से 80 नंबर लाने पर मुझे बड़ा खिलौना दिलाया जाएगा। इस आशा में पढ़ाई की गति तीव्र हो जाएगी। नेक्स्ट, अनुक्रिया और सफलता के मध्य एक अनुबंधन हो जाता है। जैसे जैसे आप किसी परिस्थिति में अनुक्रियाएं करते जाते हैं और सफलता मिलती जाती है तो उन दोनों के मध्य एक अनुबंधन क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। क्रिया द्वारा जो अनुबंधन हुआ है यह अनुबंधन अधिगम प्रक्रिया को स्थायी और सुदृढ़ बनाता है। आइए आगे चलते हैं। प्रमुख तत्व देखिए इस अनुबंधन के। सबसे पहला है आकृतिकरण, शेपिंग, विलोपन, एक्सटिंक्शन, स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। हम जरा सा आगे जाके वापस इस स्लाइड पे आएंगे। देखिए, शेपिंग में 3 चरण होते हैं। यह जो शेपिंग की प्रक्रिया है, इसमें आकृतिकरण की जो प्रक्रिया है इसमें 3 चरण होते हैं। वो तीनों चरण ये है। नंबर 1 जनरलाइजेशन, सामान्यकरण। मैंने पहले भी 2 वीडियोस में आपको सामान्यकरण का अर्थ बता चुकी हूं, पुनः दोहराती हूं। किसी प्रयोगशाला में किए गए नियम को सामान्यतः परिस्थितियों पर डाल देना, उसे सामान्यकरण कहते हैं। स्किनर ने बोला है कि यह सामान्यकरण 2 प्रकार से होता है, अनुक्रिया सामान्यकरण और उद्दीपन सामान्यकरण। अनुक्रिया सामान्यकरण का अर्थ यह है कि यदि किसी विशिष्ट परिस्थिति में मैंने कोई अनुक्रिया की और उसका परिणाम सफल रहा, सुखद रहा, तो धीरे 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 मैं मिलती जुलती सी परिस्थितियों में समान अनुक्रिया करने लग जाऊंगी। मान लीजिए किसी बच्चे को जोर जोर से बोलकर याद करने से एक विषय में बहुत लाभ मिला, तो वह क्या करेगा? वह अन्य विषयों पर भी इसको सामान्यीकृत, इस प्रक्रिया को, इस अनुक्रिया को सामान्यीकृत कर देगा। इसे हम कहते हैं अनुक्रिया सामान्यकरण। अब आता है उद्दीपन सामान्यकरण। उद्दीपन सामान्यकरण का अर्थ यह है कि जब किसी परिस्थिति में समान उद्दीपन प्राप्त हो तो उन उद्दीपनों को लेकर भी बच्चा जो है सामान्यकरण कर देता है। यदि बार बार किसी कार्य के लिए बच्चे को प्रेरित किया जा रहा है, मान लीजिए बार बार उद्दीपन दिया जा रहा है, तो मिलती जुलती सी परिस्थितियों में भी बच्चा जो है उस उद्दीपन को लेकर प्रतिक्रिया करने लग जाएगा। दूसरी चीज है, दूसरा नियम स्वभाव प्रतिस्पर्धा, हैबिट कंपटीशन। हैबिट कंपटीशन स्किनर कहते हैं यह है, देखिए, जब हमें किसी को कोई चीज सिखानी है, किसी बच्चे को किसी चीज का अधिगम कराना है,
तो हम उससे अनुक्रियाएं लेते रहेंगे, वह विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाएं करता रहेगा, लेकिन केवल उन्हीं अनुक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, पुनर्बलित किया जाएगा, जिन अनुक्रियाओं में हमारा वांछित परिणाम हो। इस बीच में विभिन्न प्रकार के अनुक्रियाएं, स्वभाव, हैबिट्स जो है आपस में कॉम्पीट करती हैं, प्रतिस्पर्धा करती हैं, लेकिन यदि सही स्वभाव को, करेक्ट हैबिट को, करेक्ट अनुक्रिया को यदि पुनर्बलित किया जाए तो जो है अधिगम सरल हो जाता है। तीसरा है चेनिंग, श्रृंखलन। श्रृंखलन क्या है? कुछ लोग इसे श्रृंखलन कहते हैं, कुछ श्रृंखलन भी कहते हैं, दोनों ही शब्द सही हैं। श्रृंखलन क्या कहता है कि जैसे जैसे बच्चे ने कोई अनुक्रिया की, मान लीजिए बच्चे ने किसी परिस्थिति में ये रिस्पॉन्स दिया और हमने इस रिस्पॉन्स को करेक्ट कहा, यानी कि जितने वो गलत रिस्पॉन्स दे रहा था उसमें से इस रिस्पॉन्स को हमने पुनर्बलित किया, तो इस रिस्पॉन्स के बाद यदि वो कोई गलत रिस्पॉन्स करता है और उसे पुनर्बलित नहीं किया गया तो स्वभाव प्रतिस्पर्धा में यह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा और फिर वह पुनः एक करेक्ट रिस्पॉन्स, एक करेक्ट अनुक्रिया करेगा और फिर पुनः एक सही अनुक्रिया, फिर पुनः एक सही अनुक्रिया, और ऐसे करते 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 उसका जो अधिगम है वो दृढ़ हो जाएगा। जो चीज हम उसको सिखाना चाहते हैं उसका आकृतिकरण जो है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार की चेन एक बनती जाएगी, एक श्रृंखला बनती जाएगी, जिससे बच्चे को यह समझ में आ सके कि हाँ सही चीज यह है, इन कड़ियों को जोड़ते जोड़ते मुझे अधिगम करना है। तो यह तो हुआ पहली चीज जो स्किनर ने कही है कि सबसे पहले अधिगम कराने के लिए हम उसका आकृतिकरण करते हैं, जिसमें 3 प्रक्रियाएं शामिल है: सामान्यीकरण, स्वभाव प्रतिस्पर्धा और श्रृंखलन या श्रृंखलन। पीछे चलते हैं। दूसरी चीज है विलोपन। विलोपन बिल्कुल वही है जैसा कि हमने पावलोव में पढ़ा था कि यदि बहुत समय तक इस श्रृंखला को, इस अनुबंधन को न प्रस्तुत किया जाए, बहुत दिनों तक यदि सही चीज को पुनर्बलित, सही अनुक्रिया को पुनर्बलित न किया जाए तो वह अधिगम धीरे 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 विलुप्त हो जाता है। तीसरा है स्वतः पुनर्लाभ, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। सेम चीज है, यदि कोई अधिगम बच्चा भूल गया है कुछ सीखा हुआ, यदि उसके व्यवहार में उस चीज का लोप हो गया है, विलोपन हो गया है, तो समान परिस्थितियां बनाने पर और उचित पुनर्बलन देने पर वह व्यवहार स्वतः पुनर्लाभ हो जाता है, वापस आ जाता है, बच्चा उसकी रिकवरी कर लेता है। फोर्थ, पुनर्बलन। पुनर्बलन बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है इस सिद्धांत का। पुनर्बलन के बारे में हम और चर्चा करेंगे। आइए आगे चलते हैं। पुनर्बलन क्या होता है? किसी कार्य को करने के बाद दी गई प्रतिपुष्टि जो कि कार्य को अग्रसर करने हेतु प्रोत्साहित करे, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं। यह 3 प्रकार के बताए हैं: सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, और दंडात्मक यानी कि पनिशर्स। स्किनर कहते हैं कि आप सही चीज को, सही अनुक्रिया को बालक द्वारा की गई सही अनुक्रियाओं को यदि सकारात्मक रूप से पुनर्बलित करते हो, 8 नंबर आए तो एक चॉकलेट, 20 में से 18 आए तो भैया आज तो टॉय मिलेगा, और यदि आपके ओवरऑल परसेंटेज बेटा जी 80% आ गए तो फिर हम आपको साइकिल दिलाएंगे। एक तरीके का पुनर्बलन। पुनर्बलन का एक बहुत ही
सामान्य उदाहरण देती हूं शिक्षा जगत से हटकर। आपने सुना होगा जो लोग मंच पर गाते हैं या शायरियां सुनाते हैं, कभी आपने कवि सम्मेलन देखा है? कवि को कविता सुनाने का जोश, उसे कविता याद है या उसने कोई बढ़िया कविता लिखी है या उसकी वाणी बहुत ही अच्छी है, उससे नहीं आता है। कवि को जोश आता है उस वाह वाह से, अरे वाह साहब क्या बात कह दी, उससे कवि को जोश आता है। वह है पुनर्बलन। उत्तम उदाहरण। तो सही क्रिया को पुनर्बलित करें सकारात्मक रूप से। गलत अनुक्रिया को, या हम शब्द यूज कर सकते हैं अवांछनीय। अवांछनीय, अवांछनीय मतलब जो चीज हम अधिगम कराना चाह रहे हैं उसमें जो अवरोध है उसको नकारात्मक रूप से पुनर्बलित करना। जैसे कि यदि कबूतर सही दिशा में मुड़ता, यदि दाईं ओर मुड़ रहा है तो उसे हरी बत्ती दिखाई गई, यदि बाईं ओर मुड़ रहा है तो लाल बत्ती दिखाई गई। और दंडात्मक, ऐसी चीजों या ऐसी आदतों को मिटाने के लिए दंड का प्रयोग किया जाता है जो सामाजिक तौर पर या नैतिक तौर पर अवांछनीय है। ठीक है, तो तीनों ही प्रकार के पुनर्बलन हमने देख लिए, सकारात्मक, नकारात्मक और दंडात्मक। आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी। मनोवैज्ञानिकों ने दंडात्मक पुनर्बलन का बहुत खेद किया है, इसको उत्तम नहीं माना है, अपितु यह कहा है कि जो सही क्रिया है, जो सही अनुक्रिया है, केवल उसे ही सकारात्मक रूप से जो है आप प्रोत्साहित करें, पुनर्बलित करें। आइए, पुनर्बलन देने के लिए ऐसा नहीं है कि स्किनर कहते हैं कि भैया आपने किसी बच्चे को बोला भैया पेंसिल उठा के दे, और उसने पेंसिल उठा के दी और आपने बोला ले भाई आपके लिए चॉकलेट। नहीं, इतने पुनर्बलन की जरूरत नहीं है। किस अंतराल से पुनर्बलन होना चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए, किस प्रकार से पुनर्बलन को आयोजित किया जाना चाहिए, इसके उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। आइए हम पढ़ते हैं। सबसे पहला, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, यानी कि सतत पुनर्बलन आयोजन। सतत पुनर्बलन आयोजन क्या है? जैसे कबूतर को दिया गया था, हर सही अनुक्रिया पर एक दाना भोजन का दिया गया, सतत दिया जा रहा है। जब भी सही अनुक्रिया की दाना प्रस्तुत, जब सही अनुक्रिया की दाना प्रस्तुत, कंटिन्यूअस चल रहा है तब तक जब तक वह अधिगम पूर्ण न कर ले। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, निश्चित अंतराल पुनर्बलन आयोजन। निश्चित अंतराल का मतलब, मान लीजिए हम कबूतर वाले ही उदाहरण को आगे लेके चलते हैं। हमने ये बोला कि हम दाना तब देंगे जब वह कबूतर 5 बार सही अनुक्रिया कर दे, यानी कि 5 बार यदि वह सही दिशा में जा रहा है तब ही हम उसको दाना देंगे। तो हर 5वीं बार, फिक्स्ड इंटरवल, निश्चित अंतराल, हर 5वीं सही अनुक्रिया पे पुनर्बलन देना, हर 5वीं सही अनुक्रिया पे पुनर्बलन देना। तीसरा, निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल। फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल या अनुपातिक जो पुनर्बलन बताया गया है निश्चित अनुपात का, वह यह कहता है कि देखिए, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को 10 पेज लिखने को बोले। कितने लिखने को बोले? 10 पेज लिखने को बोले, और बच्चे ने ये बोल दिया, छोटा बच्चा है, थका हुआ है, उसने बोल दिया मम्मा 10 पेज नहीं, मैं बहुत थका हुआ हूं। तो हम उसको कहेंगे हर 2 पेज पूर्ण
बाद एक सरप्राइज है आपके लिए एक छोटा छोटा गिफ्ट है। बच्चा फटाफट वो 2 पेज कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है 2 पेज हुए मुझे गिफ्ट मिलना है, फिर 2 पेज हुए फिर मुझे गिफ्ट मिलना है। यानी कि कार्य का कितना अनुपात हो गया है, उस अनुपात के अनुसार पुनर्बलन देना। चौथा, परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन, यानी कि यह किसी प्रकार का निश्चित यहां है नहीं। जैसे अनुक्रिया हो रही है या जो वांछनीय अनुक्रिया है उसकी तरफ कितना बढ़ रहा है कितना नहीं बढ़ रहा है, यह देखते हुए उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय लिया जाता है कि कहां कितना पुनर्बलन देना है। अब आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि यदि किसी बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण करना है, if we really want to create or prepare a child for good habits, then only continuous reinforcement schedule is the best। यानी कि अच्छी आदतों के निर्माण के लिए सतत पुनर्बलन आयोजन सबसे सफल माना गया है। उसी प्रकार किसी गलत आदत को छुड़ाने के लिए यदि हम अनुबंधन करते हैं तो उसके लिए परिवर्तनशील पुनर्बलन आयोजन बेस्ट माना गया है। याद रखिएगा, अच्छी आदत यदि बनानी है बच्चों की तो सतत पुनर्बलन दे, और यदि बुरी आदतें हटानी है बच्चे की तो बहुत छोटी सी बात है बेटा, देखें कि बच्चा कहां गलत कर रहा है, उस अनुरूप उसे पुनर्बलित करें। प्रयत्न यह करें कि उसे सही दिशा में सकारात्मक पुनर्बलन दे, न कि गलत दिशा में जाने पर नकारात्मक पुनर्बलन दे। इसके शैक्षिक महत्व को देखते हैं। आइए, पहला, उचित पुनर्बलन द्वारा निरंतर प्रोत्साहन। शिक्षक का कार्य है कि वह विद्यार्थियों को उचित पुनर्बलन देते रहें, जिससे बच्चे जो है वह प्रोत्साहित रहे, उत्साहित रहे, प्रेरित रहे आगे अधिगम करने के लिए। व्यवहार परिमार्जन कार्य हेतु उपयोगी, यानी कि कुछ व्यवहार किसी का ढालना है तो यह अनुबंधन सबसे ज्यादा उपयोगी माना गया है। व्यक्तित्व के समुचित विकास हेतु उपयोगी, जब हम यह कह रहे हैं कि इस अनुबंधन द्वारा, इस सिद्धांत की पालना द्वारा हम अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं, गलत आदतों को हटा सकते हैं, तो फिर संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में इससे ज्यादा किस सिद्धांत का योगदान हो सकता है? सोचिए। अनुक्रिया की उपयुक्तता व कार्य की सफलता अभिप्रेरणा का स्रोत है। जब जब बच्चे को पता चलेगा कि मेरे द्वारा दिया गया रिएक्शन यानी कि अनुक्रिया उपयुक्त है, सही है और मुझे पुनर्बलित किया जा रहा है, मुझे कार्य में सफलता मिल रही है, तो उससे बड़ी अभिप्रेरणा किसी बच्चे के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। स्वगति से अधिगम, जैसे जैसे बच्चा अनुक्रिया कर रहा है अपनी गति से, वह उसी गति से अधिगम करेगा। और इसी नियम को, इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड लर्निंग को प्रतिपादित किया। कंप्यूटर आधारित अनुदेशन, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन क्या कहता है कि इंस्ट्रक्शंस जो है कंप्यूटर द्वारा दिए जाएं, बच्चे वहां से सीखें। यदि सही आंसर है, जैसे आप लोगों के क्विज, गूगल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब किस तरीके से लिए जाते हैं, सही उत्तर है तो बहुत बढ़िया ग्रीन लाइन आ जाएगी, गलत उत्तर है तो रेड लाइन आ जाएगी। स्किनर ने शिक्षण में, स्किनर ने, ध्यान रखिएगा,
स्किनर ने शिक्षण में शिक्षण मशीनों के प्रयोग के बारे में कहा है और उस पर बल भी दिया है। तो यह बातें थी कुछ, हमने स्किनर के सिद्धांत को पढ़ लिया है अच्छे से। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इसके रहस्य को निकालते हैं। पहला प्रश्न को ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए। पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक? नहीं। क्रिया प्रसूत? हाँ। हाँ क्यों? क्योंकि दंड और पारितोषिक की बात आ रही है, दोनों ही पुनर्बलन के प्रकार हैं, दोनों ही पुनर्बलन के प्रकार हैं, इसीलिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा आदि चलाना किस अधिगम के आधार पर सीखते हैं? प्राचीन अनुबंधन? नहीं है, क्योंकि आप आज के बच्चे को देखिए, आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हुए कहा होगा कि देखो ये मेरा 8 साल का पोता है, 6 साल की पोती है, इन दोनों को फोटो शेयर करनी आती है, व्हाट्सएप पे भेजनी आती है, लेकिन हमें देखो, हमें तो अभी भी नहीं आती। तो क्या आपने उनको फोटो भेजने के लिए कोई उद्दीपन दिया था? नहीं। ये बच्चे सही अनुक्रियाएं कर करके सीख गए, इसीलिए यहां भी हमारा उत्तर क्रिया प्रसूत अनुबंधन ही होगा। कोई भी ऐसी घटना या उद्दीपक जो किसी वांछित अनुक्रिया घटित होने की संभावना को बढ़ाता हो, किसी वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना, वांछित अनुक्रिया के घटित होने की संभावना को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? वांछनीय परिणामों को किस प्रकार लाया जा सकता है? केवल एक ही प्रकार है, सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना। इसलिए इसका उत्तर भी क्या होगा? क्या होगा? पुनर्बलन। बिल्कुल सही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? परिणामों की चर्चा स्किनर ही करते हैं, इसलिए इसका उत्तर भी यही होगा। इसी प्रश्न में मैं आपको जरा सा ये बता दूं बेटा कि जब हम शास्त्रीय अनुबंधन की बात करते हैं तो शास्त्रीय अनुबंधन में जो प्रक्रिया हो रही है, CS और UCS और UCR और CR, वह एक आंतरिक प्रक्रिया है, इसे देखा नहीं जा सकता। लेकिन सक्रिय अनुबंधन की जितनी प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दिख रही है कि कबूतर किस तरफ जा रहा है, इसलिए अनुक्रियाओं को पुनर्बलित करना आसान है। सत्य कथन छाटिए। आइए, दंड का उपयोग अनुक्रिया को कम करता है अथवा दबाता है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऋणात्मक पुनर्बलन पलायन के अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। यह वाक्य को समझ लीजिए। कैसे? यदि लगातार सतत रूप से किसी बालक को या किसी को भी, हम में से किसी को भी नकारात्मक पुनर्बलन दिया गया है, ऋणात्मक दिया गया है, एक ही मीनिंग होता है ऋणात्मक और नकारात्मक का। यदि बार बार नकारात्मक पुनर्बलन दिया गया है तो हम उस परिस्थिति से, उस अधिगम से पलायन कर जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। घर में नई नई बहू आई है, रोज अच्छा अच्छा खिलाने की कोशिश कर रही है, रोज टेबल पे जाते ही कहते हैं आज नमक कम है, आज शक्कर कम है, आज मिर्ची कम है, तुमने ऐसे नहीं ऐसे बनाना था, तुमने ऐसे नहीं वैसे बनाना था। नहीं, महीने, 2 महीने, 3 महीने, एक दिन वो थकार कर कह देगी खाने वाली लगा दो यार, किसी को बोल दें कि हमारे घर आके भैया आप सिखा दे, पलायन कर जाऊंगी। क्या बहाना बनाऊंगी आज खाना ना बनाना पड़े, क्या बहाना बनाऊंगी पापा आज डांटे नहीं मुझे, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मुझे कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, और लगातार पिताजी कह रहे हैं तुम मूर्ख हो, तुम समझते नहीं हो, ये है वो है।
बच्चा उस विषय को पढ़ने में रुचि खो देगा, बच्चा कभी उस विषय में पारंगत नहीं हो पाएगा। पहला कथन सत्य है, दूसरा भी सत्य है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो गया 2 नो। तो ये हमने बात की सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत के सिद्धांत की। अगली कक्षा में हम अन्य अधिगम सिद्धांतों को पढ़ेंगे। हैप्पी लर्निंग। नमस्कार।